हाँ जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। और आज के इस छोटे से वीडियो में हम पूरे महाधिवक्ता के टॉपिक को, एडवोकेट जनरल के टॉपिक को कंप्लीटली आपके दिमाग के अंदर सेट करने वाले हैं। सारे जितने भी महाधिवक्ता हैं जो अपने इम्पोर्टेंट हैं उनको सबको याद करवा दिया जाएगा और साथ ही साथ थ्योरेटिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको अच्छे तरीके से समझाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, देखो महाधिवक्ता की। तो नाम से पता चल रहा है कि भाई ये वकील होता है, लेकिन किसका वकील होता है? ये राज्य सरकार का वकील होता है। जैसे हमारा कोई केस जब कोर्ट के अंदर चला जाता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक वकील को हायर करते हैं, किराए पे लेते हैं ताकि वो हमारा केस लड़ सके। इसी तरीके से क्या होता है कि राज्य सरकार भी जब उसका कोई केस चल रहा होता है, किसी के खिलाफ चल रहा होता है, तो वो राज्य सरकार, अब राज्य सरकार वैसे तो कोई आदमी तो है नहीं, कोई आदमी तो है नहीं कि भाई वो रोज जाके कटघरे में खड़ा हो जाए, है ना? ऐसे तो हो नहीं सकता। तो राज्य सरकार की तरफ से क्या होता है, एक वकील होता है जिसको क्या बोला जाता है, एडवोकेट जनरल। ये क्या करता है, राज्य सरकार को कानूनी रूप से सलाह देता है कि भाई आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। साथ ही साथ जब राज्य सरकार के खिलाफ कोई केस कर देता है कोर्ट के अंदर, तो वो केस लड़ने का काम भी इस एडवोकेट जनरल का काम होता है। एडवोकेट जनरल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता। अब ध्यान दीजिए, इसके बारे में आगे अपन अगर चर्चा करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई ये संवैधानिक पद है। ये महाधिवक्ता का जो पद है ना, ये संवैधानिक पद है। सीधा सा मतलब ये है कि भाई संविधान के अंदर इसका उल्लेख देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? संविधान का जो भाग नंबर 6 है, इस भाग नंबर 6 में अपन को अनुच्छेद नंबर 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख देखने को मिलता है, एडवोकेट जनरल का उल्लेख देखने को मिलता है। ये राज्य सरकार का क्या होता है, वकील होता है। अनुच्छेद 165, जब मैंने आपको अनुच्छेद याद करवाया था तो उस टाइम पे मैंने आपको बाकायदा ये बताया था, इसको कन्वर्ट करके तेजल के मंदिर में क्या होता है कि राजा वहाँ पे जाता है और उस मंदिर में मतलब उस मंदिर का जो थान था, उस थान के ऊपर खड़े होके वो पूरी जनता के सामने आह्वान करते हैं कि भाई आज से हमारे राज्य का जो जो वकील होगा या जो महाधिवक्ता होगा, ये फलाने नाम का होगा। इस तरीके से मैंने आपको एक स्टोरी बना के याद करवाया था। तेजल के मंदिर में क्या किया जा रहा है, राजा के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति का ऐलान किया जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है या घोषणा की जा रही है। तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित बातें लिखी गई है, महाधिवक्ता से संबंधित उल्लेख वहाँ पे दिया गया है। तो संविधान के भाग नंबर 6 में अनुच्छेद 165 में किसका उल्लेख देखने को मिलता है? ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। हालांकि मैंने आपको अनुच्छेद में जब याद करवाए थे तो उस टाइम पे मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करवा दिया है। आगे बात करते हैं, राजस्थान में ये जो महाधिवक्ता का जो पद बनाया गया, ये कौन से कानून के तहत बनाया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ये हमारे राजस्थान राज्य में महाधिवक्ता का पद बनाया गया था, पहले नहीं हुआ करता था। ये जो महाधिवक्ता होता है, ये राज्य सरकार का क्या होता है, कानूनी रूप से सलाहकार होता है। कानूनी सलाहकार होता है, कानून की सलाह देने का काम, कानूनी एडवाइस देने का काम ये करता है। किसके लिए करता है? राज्य सरकार के लिए करता है, ठीक है। राजस्थान का ये क्या होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कानूनी रूप से नहीं, कानून का ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है राज्य सरकार के अंदर। कानून का सबसे बड़ा अधिकारी होता है ये राज्य सरकार के अंदर, तो ये भी ध्यान रखना। कानून का सबसे बड़ा अधिकारी राज्य सरकार के अंदर महाधिवक्ता होता है। और साथ ही साथ ये महाधिवक्ता क्या करता है, राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है। ओके, सेम जिस तरीके से राज्य सरकार का एक वकील होता है, उसी तरीके से जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार के पास भी एक वकील होता है। उसको क्या बोला जाता है, महान्यायवादी बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। तो केंद्र सरकार के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के समकक्ष, मतलब उसी के समान राज्य सरकारों के अंदर भी क्या होता है, एक वकील होता है, जिसको क्या बोला जाता है, महाधिवक्ता बोला जाता है। तो राज्य सरकार का महाधिवक्ता और केंद्र सरकार का महान्यायवादी, ये दोनों सेम पोस्ट होती है, एकदम समकक्ष पद होते हैं।
आगे बात करते हैं इसकी नियुक्ति की। अगर बात करें तो महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। किससे पूछ के करता है? राज्य की जो मंत्री परिषद होती है, इस मंत्री परिषद से सलाह लेता है और उसके बाद में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अगर देखा जाए तो अनुच्छेद पूछ लिया जाएगा आपसे, पूछ लिया जाएगा कि कौन से अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो वहाँ पे अनुच्छेद 165 का 1, क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3, इस तरीके से आपके यहाँ पे ऑप्शन आ सकते हैं। तो क्लोज 1 में दिया गया है, अनुच्छेद 165 के क्लोज 1 में महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में उल्लेख आपको देखने को मिलता है। और अनुच्छेद 165 जो है वो पूरा कंप्लीट महाधिवक्ता के बारे में बात करता है। ये पूरा टॉपिक जो टिका हुआ है ना, कौन से अनुच्छेद के ऊपर टिका हुआ है? अनुच्छेद 165 के ऊपर टिका हुआ है। ओके, बात करते हैं महाधिवक्ता की योग्यता की। तो योग्यता सेम, देखो ये महाधिवक्ता क्या है? कानूनी रूप से सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार होता है। कहने का मतलब ये कोर्ट से संबंधित मामला है, कोर्ट से संबंधित मामला है। बस देखो कानून का नाम लेते ही कोर्ट याद आ जाता है, अपन को कोर्ट कचहरी याद आ जाता है। तो इसकी योग्यता सेम वही होगी जो कि हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश की होगी। हाई कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का जो जज होता है, उच्च न्यायालय का जो जज होता है, उसकी जो योग्यता होती है सेम योग्यता किसकी होती है? आपके राज्य के महाधिवक्ता की होती है। अब यहाँ पे प्रश्न ये आ जाता है कि भाई जो जो हाई कोर्ट के जो जज की योग्यता होती है वो क्या होती है और कौन से अनुच्छेद के अंदर उसकी योग्यता दी गई है? तो जब मैंने आपको राज्यपाल वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें आपको बाकायदा अनुच्छेद नंबर 217 बताया था। अनुच्छेद नंबर 217, इसको मैंने कन्वर्ट करके बताया था कि नाटक किया जाता है। किस चीज़ का नाटक किया जाता है? नाटक ये होता है कि जब राष्ट्रपति किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो उस टाइम पे किससे परामर्श लेता है? राज्यपाल से परामर्श लेता है। तो जब राज्यपाल से परामर्श लेता है तो ये एक तरीके से क्या है कि कोई सेंस वाली बात नहीं है भाई। राज्यपाल से पूछ के राज्य के हाई कोर्ट की नियुक्ति की जा रही है तो ये कोई जमने वाली बात नहीं है। एक तरीके से क्या है, ये एक नाटक होता है। भाई कौन पूछता है यार, राज्यपाल की इतनी कहाँ चलती है बेचारे की। तो एक तरीके से नाटक किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो अनुच्छेद 217 में राजस्थान के या किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसकी योग्यता के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे महाधिवक्ता की योग्यता हाई कोर्ट के न्यायाधीश या हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। और हाई कोर्ट के जज की योग्यता अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो अनुच्छेद 217 के 17 के अंदर दी गई है। क्या है वो योग्यता? हाई कोर्ट के जज की योग्यता क्या है? पहली जो कि सबसे महत्वपूर्ण योग्यता यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी योग्यता क्या है कि वो 10 साल तक किसी न्यायिक पद पे अगर वो काम कर चुका है। न्यायिक पद का मतलब यह है कि भाई वो किसी जज का काम उसने किया है, जैसे कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो न्यायाधीश रह चुका है, जज रह चुका है, या किसी और अधीनस्थ न्यायालय का जज रह चुका है, या हाई कोर्ट का जज रह चुका है, सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जज रहने के बाद में उसको महाधिवक्ता बनने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मान के चलो कि अगर वो 10 साल तक किसी न्यायिक पद पे काम कर चुका है तो वो क्या हो सकता है? योग्य हो सकता है महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिए। तो यहाँ पे 2 योग्यताएं आ जाती है। पहली तो ये कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि न्यायिक पद पे वो 10 साल तक काम कर चुका हो। अगर ये योग्यता अगर आपको पसंद नहीं होती है या ये योग्यता उसके पास नहीं है तो दूसरी योग्यता भी हो सकती है। दूसरी योग्यता क्या है कि किसी हाई कोर्ट में अगर उसने लगातार 10 वर्ष तक, अगर हाई कोर्ट में किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में अगर वो 10 साल तक लगातार वकील का काम अगर कर चुका है, वकालत उसने की है, अधिवक्ता का काम उसने अगर किया है, तो भाई साहब वो योग्य हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक हो या ये दोनों हो, ये योग्यताएं या तो दोनों में से एक हो या दोनों हो, साथ ही साथ वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? वो महाधिवक्ता बनने के लिए योग्य हो जाएगा। और ये योग्यता आपको किसकी योग्यता बताई जा रही है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता बताई गई है, जो कि अनुच्छेद नंबर 217 में इसका उल्लेख दे रखा है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता किसके समान होती है? आपके महाधिवक्ता के योग्यता के बराबर होती है। योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए,
दूसरी योग्यता क्या है कि या तो वो किसी न्यायालय में उसने 10 वर्ष तक न्यायिक पद पे अनुभव किया हो, मतलब काम किया हो, काम का अनुभव हो उसको, या फिर क्या हो सकता है, भारत का नागरिक होने के साथ साथ उसने किसी भी राज्य के हाईकोर्ट में अगर 10 साल तक लगातार वकील का काम किया हो या अधिवक्ता वो रह चुका है, तो वो क्या हो सकता है, महाधिवक्ता बनने के लिए योग्य हो सकता है। ओके, आगे बात करते हैं अपन, इसके कार्यकाल की बात करते हैं। तो महाधिवक्ता का जो कार्यकाल है वो कहीं पर भी संविधान के अंदर नहीं दे रखा है, बस इतनी सी बात ये दे रखी है कि भाई इसका कार्यकाल कितना हो सकता है, जितना राज्यपाल चाहे। कहने का सीधा सा तात्पर्य ये निकलता है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत महाधिवक्ता अपने पद पे बना हुआ रहता है। जिस दिन राज्यपाल का दिमाग घूम गया उस दिन महाधिवक्ता अपने पद पे नहीं बैठ सकता। हालांकि राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता, वो किससे पूछता है, राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है, राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है उससे सलाह लेके राज्यपाल उसको हटा सकता है, राज्यपाल उसको हटा सकता है। तो राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत यहाँ पे सीधा सा मतलब यह है कि भाई जब तक राज्य की मंत्रिपरिषद चाहेगी तब तक आपका महाधिवक्ता अपने पद पे बैठा हुआ रह सकता है, चाहे वो 5 साल बैठे, 10 साल बैठे, 2 महीने बैठे, 3 दिन बैठे, कितना भी हो सकता है, राज्य की मंत्रिपरिषद के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन राज्य की मंत्रिपरिषद खुद के हाथों से नहीं हटा सकती, किसके हाथों से हटवाया जाता है, आपके राज्यपाल के हाथों से हटाया जाता है। संविधान में आपके महाधिवक्ता के कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है, कितना कार्यकाल होना चाहिए, बिल्कुल भी इसका उल्लेख नहीं है। साथ ही साथ इसको कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा, महाधिवक्ता को कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा, इसका भी संविधान के अंदर कोई उल्लेख नहीं दे रखा है। आगे बात करते हैं, ये जब त्यागपत्र देगा महाधिवक्ता तो किसको देगा, ये राज्यपाल को देगा। महाधिवक्ता त्यागपत्र किसको देता है, राज्यपाल को देता है। आगे बात करते हैं, वेतन भत्तों की बात करते हैं। तो महाधिवक्ता के जो वेतन भत्ते जो हैं वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। याद रखना, विधानमंडल के द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं, किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। महाधिवक्ता के वेतन भत्ते राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और संविधान के अंदर जो महाधिवक्ता के जो वेतन भत्ते हैं इनका संविधान के अंदर उल्लेख अपन को नहीं देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, वेतन भत्तों का जो भुगतान किया जाता है वो राज्य सरकार की जो संचित निधि होती है। क्यों, अच्छा क्यों मैंने गलत बोल दिया है ना, राज्य सरकार की जो संचित निधि होती है, इस संचित निधि से क्या किया जाता है, इसको वेतन भत्ते दिए जाते हैं। जितनी भी सैलरी होती है, जितने भी अलाउंसेज होते हैं वो सारे राज्य सरकार की संचित निधि से दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि भाई ये राज्य सरकार के लिए काम कर रहा है तो राज्य सरकार की संचित निधि से पैसे दिए जाएंगे। आगे अपन बात करते हैं, इम्पोर्टेंट नोट ये है कि भाई ये सरकारी कर्मचारी नहीं होता, ये सरकारी कर्मचारी नहीं होता। और जब सरकारी कर्मचारी नहीं होता है तो इसके ऊपर बंधन भी नहीं होते। बंधन नहीं होने का सीधा सा मतलब ये है कि भाई ये अपने जो प्राइवेट काम है वो प्राइवेट काम भी कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ऐप में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, तो भाई ये एक तरीके से अवैध है, मैं नहीं पढ़ा सकता। राज्य सरकार की बगैर अनुमति के मैं यहाँ पे आपके सामने खड़े होकर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल अवैध है। राज्य सरकार मेरे को अनुमति नहीं देती क्योंकि मैं सरकारी नौकर हूँ। लेकिन यहाँ पे जो महाधिवक्ता होता है ये सरकारी नौकर नहीं होता है, सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, इसलिए इस पर कोई बंधन नहीं है। कहने का मतलब ये निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है, ये अपना खुद का केस लड़ सकता है, किसी पड़ोसी का केस लड़ सकता है, किसी रिश्तेदार का केस लड़ सकता है। साथ ही साथ ये राज्य सरकार के जब केस आते हैं, मुकदमे जब आते हैं, तो राज्य सरकार की तरफ से भी ये केस लड़ता है। लेकिन ऐसा कोई मुकदमा उसकी पैरवी नहीं कर सकता जो कि किसके विरुद्ध हो, राज्य सरकार के विरुद्ध हो। इसको समझने की कोशिश करोगे, जैसे मान लो मैंने राज्य सरकार के ऊपर केस कर रखा है, तो मैं हमारे राजस्थान के महाधिवक्ता को मेरा जो केस है वो नहीं सौंप सकता, मेरा जो मुकदमा है वो हमारे महाधिवक्ता को नहीं सौंप सकता। महाधिवक्ता मेरे केस की सुनवाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने केस किसके खिलाफ कर रखा है, राज्य सरकार के खिलाफ। और राज्य सरकार के केस की सुनवाई कौन कर रहा है, वैसे आमतौर पे ऑफिशियल तौर पे कौन कर रहा है, महाधिवक्ता कर रहा है।
तो वो महाधिवक्ता मेरे केस की सुनवाई नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही वकील दोनों पार्टियों की, दोनों पक्षों की सुनवाई नहीं कर सकता। भाई उसको राज्य सरकार की तो करनी है, पैरवी करनी है ना। तो उस टाइम पे, सेम टाइम पे, रियल टाइम जो है, उस टाइम पे मेरी जो सुनवाई है, जो मेरे मुकदमे की सुनवाई है, वो नहीं कर सकता। तो राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमों की पैरवी नहीं कर सकता। निजी प्रैक्टिस कर सकता है, उसको अलाउ है ना। आगे चलते हैं, शक्तियां और क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। तो इसका कार्य क्षेत्र कहां तक होता है? संपूर्ण राज्य, कंप्लीट जितना भी राज्य होता है वो इसके अंडर में रहता है। पूरे राज्य में अगर कहीं पर भी कानूनी रूप से अगर सलाह की ज़रूरत पड़े तो महाधिवक्ता को बुलाया जा सकता है। और साथ ही साथ कहीं पर भी अगर मुकदमा हो रखा है राज्य सरकार के खिलाफ, तो उस कोर्ट में जाकर वो क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। तो राज्य के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार इसको होता है। आगे बात करते हैं, विधानमंडल में इसकी भागीदारी की बात करते हैं। तो देखो, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक तो आपकी विधानसभा होती है और एक आपकी होती है विधान परिषद। हालांकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में ये दोनों सदन है, उन दोनों सदनों में से किसी भी सदन में जाकर वो क्या कर सकता है? उसकी बैठक में भाग ले सकता है। कौन? वहां का महाधिवक्ता। दोबारा से मैं बता रहा हूं कि भाई राज्य की विधानमंडल के किसी भी सदन की बैठक में जाकर ये बैठ सकता है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। ये उस बैठक में बैठने के साथ साथ वो उस बैठक में बोल भी सकता है, चर्चा भी कर सकता है। चाहे इसको अता पता ही नहीं है उस बात का कि भाई ये किस मामले में बात चल रही है, किस मामले में चर्चा चल रही है, वो बीच में कूद जाएगा, बोलने लग जाएगा कि भाई ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन उसको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास ये अधिकार है। विधानमंडल के किसी भी सदन की बैठक में वो जाकर बैठ सकता है, बोल सकता है, चर्चा कर सकता है। ओके। हालांकि वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, ना तो वो विधानसभा का सदस्य है, ना ही विधान परिषद का सदस्य है, फिर भी वो विधानमंडल के किसी भी सदन की बैठक में जाकर बैठ सकता है, चर्चा कर सकता है। लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता, वोट नहीं डाल सकता। वोट तो सीधा सीधा यही है कि वोट वही डालेंगे जो इनके सदस्य होंगे। विधानसभा में अगर वोट डालने की बारी आई तो विधानसभा में केवल विधानसभा के सदस्य ही वोट डाल सकते हैं। विधान परिषद में अगर वोट डालने की बारी आती है तो वहाँ पे केवल विधान परिषद के सदस्य ही वोट डाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब आपको जब विधानमंडल वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि विधानमंडल की जो दिनचर्या है या जो कार्य है, उनको पूरा करने के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया जाता है। ये समितियां मिलकर ही विधानमंडल के कार्यों को संपूर्ण करती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई ये जो महाधिवक्ता होता है, ये विधानमंडल की किसी भी समिति में जाकर बैठ सकता है, किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है और साथ ही साथ समिति की बैठक में भी भाग ले सकता है। दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि विधानमंडल की किसी भी समिति की जो बैठक होती है उसमें ये भाग ले सकता है, साथ ही साथ किसी भी समिति का ये सदस्य बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, किसी भी समिति का ये सदस्य बन सकता है और साथ ही साथ किसी भी समिति में की बैठक में ये भाग ले सकता है। कौन? महाधिवक्ता। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 194 की। तो विधानमंडल के सदस्यों को जितने भी विशेष अधिकार या उन्मुक्तियां मिली हुई है, वो सारी की सारी उन्मुक्तियां और विशेष अधिकार हमारे राज्य के महाधिवक्ता को मिली हुई है। ठीक है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि भाई आपने लोकसभा या विधानसभा की मीटिंगों को देखा होगा, कई बार बैठकों को देखा होगा कि उसमें आपस में एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे होते हैं, कुर्सियां फेंक रहे होते हैं, कोई भाग रहा है, कोई मतलब कहने का मतलब कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बिल्कुल किसी भी तरीके से वो रायता फैला के रखते हैं। लेकिन किसी भी सदस्य के ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती है, कोई उसको कानूनी रूप से जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनको ये एक तरीके से विशेष अधिकार मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? विशेष अधिकार मिला हुआ है, उन्मुक्तियां मिली हुई हैं। साथ ही साथ जब मंत्री या कोई सदस्य अपने पद पे रहते हुए कोई फैसला लेता है तो उस फैसले को लेकर किसी भी कोर्ट में जाकर उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई ये फैसला क्यों लिया गया है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, ये
विधानमंडल के सदस्यों को विशेष अधिकार मिला हुआ है। तो सीधा सा मतलब ये है कि भाई जितना विधानमंडल के सदस्यों को विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां मिली हुई है, वो सेम वो पूरी उन्मुक्तियां और विशेष अधिकार हमारे राज्य के महाधिवक्ता को भी मिलते हैं। आगे बात करते हैं अपन कर्तव्य की बात करें तो कर्तव्य का सीधा सा मतलब है कि भाई राज्य सरकार को एक तो कानूनी रूप से सलाह देना, राज्य सरकार को एक तो कानूनी रूप से सलाह देना, साथ ही साथ राज्यपाल जो भी विधिक कार्य सौंपे, महाधिवक्ता को जो भी विधिक कार्य सौंपे, उन विधिक कार्यों को कंप्लीट करने का काम भी या उनकी जिम्मेदारी भी आपके महाधिवक्ता की होती है। साथ ही साथ संविधान या अन्य कानूनों के तहत दिए गए जो भी कार्य होते हैं, उन कार्यों को संपूर्ण करने का काम भी आपके राज्य के महाधिवक्ता का होता है। तो ये कर्तव्य दिया गया है अनुच्छेद नंबर 165(2) में। कुछ विशेष तथ्य हैं जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि पहला तो प्रश्न यही बन जाता है कि वर्तमान में जो हमारे राजस्थान के महाधिवक्ता है उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। और जो सबसे पहले हमारे राजस्थान के महाधिवक्ता बनते हैं वो कौन थे, तो उनका नाम था जीसी कासलीवाल, जिनकी 1957 में नियुक्ति की गई थी। वर्तमान में जो आपके राजेंद्र प्रसाद जो महाधिवक्ता हैं, इनकी नियुक्ति कब की गई, 3 फरवरी 2024, और तब से ये लगातार हमारे राज्य के महाधिवक्ता बने हुए हैं। हमारे जो महाधिवक्ता की जो ऑफिस है वो 2 जगह बना हुआ है, एक तो आपकी जोधपुर में, एक आपका जयपुर में। तो जोधपुर में जो ऑफिस है ये आपके महाधिवक्ता का मुख्य पीठ है। जिस तरीके से हमारे कोर्ट जो हमारा जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की मुख्य पीठ कहाँ पे है हमारे राजस्थान की, वो है जोधपुर में। और उस मुख्य पीठ की एक शाखा पीठ यहाँ पे जयपुर में है, खंडपीठ हमारे जयपुर में है। उसी तरीके से महाधिवक्ता के ऑफिस की भी खंडपीठ यहाँ पे जयपुर में बनाई गई है। इनका जो ऑफिस होता है, महाधिवक्ता का जो ऑफिस होता है, ये हाई कोर्ट के अंदर ही होता है। ये हाई कोर्ट के अंदर ही होता है। एक अलग से एक बिल्डिंग बना दी जाती है और वहाँ पे महाधिवक्ता बैठता है। अलग से ऐसे नहीं कि वो कोई मतलब राज्य के कहीं स्पेशल जगह पे इनका ऑफिस होता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ पे हाई कोर्ट होता है वहीं पर इन महाधिवक्ता का आपका जो ऑफिस होता है स्थित होता है। तो राज्य के महाधिवक्ता के ऑफिस की जो खंडपीठ है वो आपके जयपुर में है और मुख्य पीठ कहाँ पर है, जोधपुर में है। अब थोड़ा सा अपन याद कर लेते हैं, जो प्रथम महाधिवक्ता है जीसी कासलीवाल, इसको कैसे याद करोगे। देखो, महाधिवक्ता बनने के लिए आपको एक एक शब्द को पकड़ना पड़ता है। कानूनी जो लैंग्वेज होती है उसमें प्रत्येक शब्द को अच्छे तरीके से पकड़ना पड़ता है, तभी जाके आप राज्य सरकार को जितवा सकते हो किसी भी केस में। तो कासलीवाल है ना, ऐसे है ना, कासलीवाल। इस कासलीवाल को अगर इसका मैं संधि विच्छेद करूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, कै प्लस असलीवाल मतलब कै जको आदमी, कै कबूतर मतलब कै कबूतर, कै खरगोश, गे गाय, बचपन में आपनों पढ़ेड़ो है ना। तो जको आदमी कै कबूतर असली वालों कै कबूतर पढ़ रखियो है, वो ही कानून की पकड़ ढंगसू कर सका है। सीधा सा मतलब यह है कि जिस आदमी को कै कबूतर वाली जो पूरी लाइन है ये ज्ञानी तक, वो लाइन अगर उसने असली रूप में बचपन में पढ़ी है, वही आदमी कानूनी रूप से सभी शब्दों का अच्छे तरीके से मीनिंग, उनका अर्थ निकाल सकता है, जो अर्थ छुपा हुआ रहता है। कभी आप कानूनी भाषा को पढ़ के देखना, एक भी लाइन समझ में नहीं आएगी कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। तो जिसने असली वाला कै पढ़ा है वही क्या कर सकता है, हमारे राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है। और इसलिए पूरे राज्य में ढूंढा गया कि असली वाला कै किसने पढ़ा है, तो भाई साहब जीसी कासलीवाल को बुलाया गया और इनको महाधिवक्ता के पद पे नियुक्त किया गया। तो ऐसे अपन याद रख सकते हैं कि भाई कै असली वाला इन्हीं ने पढ़ा था, इसलिए इनको पहली बार हमारे राज्य का महाधिवक्ता बना दिया गया। वर्तमान में अगर देखा जाए तो आप ऐसे याद रख लेना, थोड़ा सा दिमाग के अंदर स्टोरी बना लो कि भाई हमारे जो वर्तमान में जो महाधिवक्ता है थोड़े से डरपोक टाइप में है। उनको थोड़ा सा डर लगता है कि भाई मैं राज्य के खिलाफ जो केस मैं सुनवाई कर रहा हूँ, राज्य के पक्ष में सुनवाई कर रहा हूँ, तो
मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, जब भी रोज़ सुबह कोर्ट के लिए निकलते हैं तो वो राजा इंद्र को प्रसाद चढ़ा के निकलते हैं, राजा इंद्र को प्रसाद चढ़ा के निकलते हैं। तो ऐसे अपन याद कर सकते हैं। अब ये जो कि वर्तमान में हमारे महाधिवक्ता हैं, एक से अधिक बार, एक से ज़्यादा बार नियुक्त व्यक्ति, हमारे राजस्थान के कुछ ऐसे महाधिवक्ता हैं जिनकी एक से ज़्यादा बार नियुक्ति की जा चुकी है, जिनमें आपके बीपी अग्रवाल जिनकी 3 बार नियुक्ति हो चुकी है, एस.के. तिवारी जिनकी 2 बार, एस.एम. मेहता और एन.एम. लोढ़ा इनकी 2-2 बार नियुक्ति की जा चुकी है। मतलब ये 2-2 बार हमारे राजस्थान के महाधिवक्ता बन चुके हैं। याद कैसे करोगे? देखो भाई, इनके पास कोई छोटे मोटे केस तो होते नहीं है, बड़े बड़े केस होते हैं, क्योंकि राज्य सरकारों से संबंधित तो ये मामले होते हैं, बड़े केस होते हैं। तो इनकी बीपी जो होती है, इसकी बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, और इसकी ऐसे लिख सकते हो अपन, ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक सेकंड, इसकी बीपी क्या होती रहती है, SMNM, चुंबक का सिस्टम आपको पता है, उसमें क्या होता है, चुंबक में क्या होता है, जैसे ये चुंबक है, ठीक है, एक तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ साउथ होता है, तो मतलब ऑपोजिट होता है, मतलब ऑपोजिट मामला होता है। इनकी बीपी जो है, इसकी बीपी जो है, एक बार नॉर्थ एक बार साउथ, एक बार नॉर्थ एक बार साउथ। क्यों? क्योंकि इनके पास बड़े केस होते हैं, बड़े केसों को ये लड़ रहे होते हैं, तो इनकी बीपी अप डाउन ऐसे होती रहती है। तो यहाँ पे एम दोनों जगह सेम है, लेकिन एक बार एस होती है, एक बार एन होती है। तो इसकी बीपी SMNM, इसकी बीपी, इसकी मतलब एस के तिवारी, बीपी मतलब बीपी अग्रवाल, SM का मतलब SM मेहता, और NM का मतलब NM लोढ़ा। तो इस तरीके से अपन ऐसे महाधिवक्ताओं को अपन याद कर चुके हैं जिनकी नियुक्ति एक नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा बार हो चुकी है, एक से अधिक बार इनकी नियुक्ति हो चुकी है। तो इसकी बीपी SMNM कंप्लीटली याद। GC कासलीवाल आपके प्रथम महाधिवक्ता, और आपके जो लेटेस्ट है वो है राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये थोड़े से क्या है, इनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, इसलिए ये क्या करते हैं, राजा इंद्र को प्रसाद चढ़ाते हैं जब ये घर से बाहर निकलते हैं। ओके, आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको सारे महाधिवक्ता याद भी हो पाए होंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें विधानमंडल के टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा और आपको याद करवाया जाएगा। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।